वहाँ पे मैं अकेली एकलौती महिला प्रवक्ता थी और सर खुलेआम जब हमारी स्पोक्स पर्सन की मीटिंग हुई थी उन्होंने मेरी तारीफ़ भी की थी और तारीफ़ के वक्त तो सबका चेहरा मैं नोटिस की थी कितना लोगों को पसंद आया। तो आप जब मैसेजेस पे मैसेजेस आप जब डाले हो उनके एंड सारे उन्हीं के रिलेटेड, ऐसे नहीं कि मैं कुछ ऐसे एजेंडा पे बात करना चाहती थी, बट मे बी उनको शायद लगा कि नहीं ये आंसर देना सही नहीं है या ज़रूरी नहीं है, देवजानी अभी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भाई आपकी बातें जब इम्पोर्टेंस से बाहर चली जाती है और स्पेशली जब डिबेट वगैरह के दौरान या बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू के दौरान हमें कोई नैरेटिव्स नहीं मिलते थे। जो भी मैं बात करती थी समझे अपने ही पढ़ाई लिखाई करके, तो इसमें कभी कभी एक दो गलतियाँ भी करने के चांसेस होते थे। और मैं कैसे इंसान हूँ कि मैं अगर गाइडलाइन लेके चलूँ तो गलतियाँ कम होंगी, ऐसा नहीं कि गलतियाँ एकदम नहीं होंगी, अच्छे अच्छे लोगों से गलतियाँ होती है, बट वो भी गाइडेंस अगर आपको नहीं मिलता है तो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता है। मुझे एक्चुअली क्या बोले तो उनके सिस्टम या मैनेजमेंट मेरे को समझ में नहीं आया। तो मैं अभी एक बार बैठ के एक बार बात कर लेते, चलिए आप लोग भी नहीं अभी भैया बहुत नाराज़ है, भैया ने खाना नहीं खाया, तो वॉट एवर XYZ। कभी भी समीक्षा बैठक वगैरह होती थी तो क्यों आज बैठक हो रहा, भैया बहुत नाराज़ है। अरे भाई कितने नाराज़ रहोगे भैया। तो मेरा सोच था कि भाई अगले एक कदम की प्लानिंग हम करके रखें ताकि मैं अपने पार्टी को डिफेंड करने में, मैं आपकी पार्टी के पार्टी लाइन को प्रेजेंट करने में आगे रहूं। और बिहारी फर्स्ट के बारे में आज तक पूरी पार्टी में किसी ने इंटरव्यू दिया है जिसके पूरे विजन के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूं। मुझे लगता था बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का जवाब है जो राजू भैया के पास भी नहीं होते, सॉरी टू से उनके पास भी नहीं हो, वो भी बंधे हुए हैं। कुछ भी पूछो तो बोलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, तो भैया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे तो उन्हीं से पूछ लेते हैं। बिल्कुल आपको चिढ़ाने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मैं महागठबंधन में जिंदगी में कभी जाने का फिलहाल तो इसलिए नहीं सोच रही हूँ क्योंकि उनकी लॉजिक मुझे समझ, क्योंकि फिलहाल तो महागठबंधन आरजेडी के साथ है और आरजेडी में मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे जब जंगल राज जब पूरे बिहार में है तो एक महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है। तो वो नहीं तो कितना बार लगातार आप LJPR में बोलते रहोगे संगठन बना, अभी भी पूछो अब जाके प्रवक्ताओं से आप लोग क्या कर रहे हैं, नहीं अभी हम लोग संगठन बना रहे। भैया कब तक संगठन बनाओगे, इलेक्शन आने वाला है, क्लियर कर दो। ऑनेस्टली बताएं, मैं तो घर नहीं बदली हूँ, मैं दहलीज लांगी हूँ। मैं उन क्या कहते चिराग पासवान जी जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, मैं उनके घर से मैं उनके बुजुर्ग यानी उनके चाचा जी के घर पे गई हूँ आशीर्वाद के साथ काम करने के लिए, विद ब्लेसिंग्स में यहाँ पे काम कर रही थी। और आपके पास जब मैं थी तब सब कुछ था, जेलसी था वहाँ पे, बैकबाइटिंग था, मेरे को पीछे खींचने की बात थी, मेरी इंटरव्यू कैंसिल की जा रही थी, बेस्ट विशेष सिर्फ और सिर्फ आपका था। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। कुछ दिन पहले तक लोजपा रामविलास के तरफ से शेरनी की तरह दहाड़ने वाली देवजानी मित्रा अब आ गई हैं लोजपा पशुपति पारस के खेमे में। दरअसल कौन सी ऐसी बात लग गई दिल पर देवजानी मित्रा के कि इन्हें पार्टी बदलना पड़ा, खेमा बदलना पड़ा। हम आज देवजानी मित्रा जी के साथ हैं, इन्हीं से बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजह थी कि अचानक आपको पाला बदलना पड़ गया, जबकि चिराग पासवान के खेमे में आपकी ख्याति जो है लगातार बढ़ रही थी। हाँ तो वही हुआ ना, ख्याति ही मेरा सबसे बड़ा काल बन गया, क्योंकि जैसे कि आप जानते कि वहाँ पे मैं अकेली एकलौती महिला प्रवक्ता थी और सर खुलेआम जब हमारी स्पोक्स पर्सन की मीटिंग हुई थी उन्होंने मेरी तारीफ़ भी की थी और तारीफ़ के वक्त तो सबका चेहरा मैं नोटिस की थी कितना लोगों को पसंद आया। खैर वो तो बात की बात है, मेन है कि मैंने कुछ मुद्दे पर सर से सवाल किया था, बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे कि आप जब किसी को नंबर 1 बोलते हो तो उसके मन में सवाल होते कि सर इस पर क्या बोलना है, इस पर थोड़ा सा ये होना चाहिए। और मैं हमेशा से बहुत ज़्यादा ही एक्टिव रही हूँ, चाहे वो बोलने में बोलिए या फिर सर अगर मान लीजिए कहीं जा रहे हैं तो उस चीज़ को हाईलाइट करना, क्योंकि मैं अगर किसी पार्टी में हूँ तो मैं 100% डेडिकेटेड होके काम करने में ही विश्वास रखती थी, आज भी वैसे ही हूँ। तो आप जब मैसेजेस पे मैसेजेस आप जब डाले हो उनके एंड सारे उन्हीं के रिलेटेड, ऐसे नहीं कि मैं कुछ ऐसे एजेंडा पे बात करना चाहती थी, बट मे बी उनको शायद लगा कि नहीं ये आंसर देना सही नहीं है या ज़रूरी नहीं है, देवजानी अभी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। तो भाई आपकी बातें जब इम्पोर्टेंस से बाहर चली जाती है और स्पेशली जब डिबेट वगैरह के दौरान या बहुत सारे ऐसे इंटरव्यू के दौरान हमें कोई नैरेटिव्स नहीं मिलते थे। जो भी मैं बात करती थी समझे अपने ही पढ़ाई लिखाई करके, तो इसमें कभी कभी एक दो गलतियाँ भी करने के चांसेस होते थे। और मैं कैसे इंसान हूँ कि मैं अगर गाइडलाइन लेके चलूँ तो गलतियाँ कम होगी,
ऐसा नहीं कि गलतियाँ एकदम नहीं होंगी, अच्छे अच्छे लोगों से गलतियाँ होती है, बट वो भी गाइडेंस अगर आपको नहीं मिलता है तो एक फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जाता है। और फिर एक महिला को जब थोड़ा अटेंशन मिलता है तो लोगों को लगता है भाई अभी तो नई नई आई है, अभी इतना जल्दी कैसे वो ग्रो कर ली। तो आप सबको पता है कि अभी का टाइम या अभी का जो जनरेशन है, अभी का जो दौर है, वो आप काम करके आगे बढ़ो और नेक्स्ट स्टेप तक आप अपने पार्टी को लेके जाओ, नेक्स्ट स्टेप तक आप लीडर। मेरा वही सोच था। मैंने बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम की प्लानिंग भी सर के साथ की थी। वो बता देते थे अच्छा ठीक है इनसे बात करना, वो चीज़ें बताएंगे, फिर उन तक जाके चीज़ें रुक जाती थी, या फिर मुझे एक्चुअली क्या बोले तो उनके सिस्टम या मैनेजमेंट मेरे को समझ में नहीं आया। कभी भी मान लीजिए अगर हम बात करना चाहते थे, अच्छा सर अगर अकेले तो मैं अभी एक बार बैठ के एक बार बात कर लेते, चलिए आप लोग भी, नहीं अभी भैया बहुत नाराज़ है, भैया ने खाना नहीं खाया, तो वॉट एवर एक्सवाइज है। कभी भी समीक्षा बैठक वगैरह होती थी तो क्यों आज बैठक हो रहा है, भैया बहुत नाराज़ है। अरे भाई कितने नाराज़ रहोगे भाई आप एक मास लीडर हो, आपको मास के बारे में, मास मतलब सिर्फ बाहर में लोगों से मिलना नहीं, मास में आपके वो लोग भी आते हैं जो पार्टी को आगे लेके चलते हैं। आप एग्जैक्टली आप अपने कोर टीम के साथ तो मिल लेते हो, लेकिन जो स्पोक्स पर्सन है, जो आपके बिहाफ में आपकी चीज़ें लोगों तक बताता है, एंड स्पेशली देवजानी मित्रा के बारे में मैं बात करूंगी, अपने बारे में मैं बात करूंगी। मैं चीज़ों को एक लेवल तक, मान लीजिए अगर आज कोई सुबह सोचेगा तो मैं परसों की सुबह की मैं प्लानिंग करती थी, क्योंकि भाई मेरी बॉर्न एंड बॉट अप अपब्रिंगिंग बंगाल में हुई है, सबको पता है। शादी मेरी बिहार में हुई है, तो मैं बिहार की बेटी और बहू दोनों ही हूँ। और हमेशा मेरा एक मानना है कि व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे अदर्स थिंग्स टुमारो। तो मेरा सोच था कि भाई अगले एक कदम की प्लानिंग हम करके रखें, ताकि मैं अपने पार्टी को डिफेंड करने में, मैं आपकी पार्टी के पार्टी लाइन को प्रेजेंट करने में आगे रहूं। और बिहारी फर्स्ट के बारे में आज तक पूरी पार्टी में किसी ने इंटरव्यू दिया है जिसके पूरे विजन के ऊपर तो सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। मुझे लगता था नहीं इस चीज़ों को लोगों को पहुँचा है। अच्छा, जिस दिन मैंने रेजिग्नेशन दिया, मैंने एक दिन वेट किया, 48 आवर्स वेट किया कि मुझे कॉल आएगा चिराग जी का या उनका। भाई राजू तिवारी जी का या वेद जी का कॉल आने से मैं नहीं रुकूंगी ना। मैंने आपको देख के पार्टी ज्वाइन की थी, आपके साथ मेरी बात हुई थी, तब मैं आई थी, आपने मेरी तारीफ की थी, तो और मैंने आप ही को सारा डिटेल में भेजा था कि ये चीज़ें हैं जो हमें देखना पड़ेगा। मैडम एक सवाल यहाँ पर बनता है, सवाल ये बनता है कि एक हायरार्की होती है, किसी भी संस्था की एक हायरार्की होती है, तो चिराग पासवान जी ने कहीं उस हायरार्की को फॉलो तो नहीं किया, जो कि आपके ऊपर प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिल्कुल आप जो भी दुख दर्द है या कोई भी बातें हों उनसे डिस्कस कर सकते हैं। देखिए उस बात को हम मान रहे हैं। तो अगर ऐसी बात है तो फिर उन्होंने क्यों, जब मैं जिस दिन ज्वाइन की थी, उन्होंने खुद अपने मुंह से कहा था कि जब भी आपको कोई दिक्कत हो, जब आपको इंटरव्यू देने में या बात करने में, आप मेरे को डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हो। और मैं सीधा सोचती हूँ, आप अगर बोलेंगे सीधा जाके दाएं मुड़ोगे तो आपको ये मिलेगा, तो मैं आप ही की बात सुन के जाऊंगी। मैं ये नहीं सोचूंगी नहीं भाई यहाँ पे बीच में मंदिर आता है तो मंदिर वाले से पूछ लें, क्योंकि भाई मंदिर है धर्म स्थान में, वैसा नहीं हूँ। और रही बात राजू तिवारी जी की, राजू तिवारी के कंसर्न के पर्सन में जो सवाल था मैं उनसे भी पूछती थी, बट ही इज़ नॉट दैट मच व्हाट्सएप फ्रेंडली। वो व्हाट्सएप फ्रेंडली उतने नहीं है या बात नहीं करते थे। सर कम से कम इनिशियली मैसेजेस को देख के जवाब दे देते थे, और धीरे धीरे हो सकता है उनके पास भी वो आंसर नहीं था कि सर हम लोग एनडीए के साथ है कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तो मेरे यहाँ डिबेट ज़्यादातर इसी पे होता था, तो मैं अपने बातों को घुमा के बोलती थी। अगर कभी जेड सिक्योरिटी को लेकर सवाल होता था, बता दिया इस पर कुछ नहीं बोल रहा है, तो भाई सवाल तो करेंगे मीडिया तो मेरा खरीदा हुआ नहीं है, पूछते तो मैं बोलती नहीं भाई वो एसेट है बोल के उनको से। तो ये मेरा तरीका था उनको प्रोटेक्ट करके चलने का। लेकिन अगर कोई आपको प्रोटेक्ट करके आपको लेके चल रहा है तो आपको उनसे बात करनी पड़ेगी, इवन हायरार्की तोड़ के भी। ये तो पॉलिटिकल नियम मैं भी जानती हूँ ब्रजेश जी। और दूसरी बात, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस का जवाब है जो राजू भैया के पास भी नहीं होते, सॉरी टू से, उनके पास भी नहीं हो, वो भी बंधे हुए हैं। कुछ भी पूछो तो बोलेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे, तो भैया जब राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बताएंगे तो उन्हीं से पूछ लेते। आपने जब हम सब स्पोक्स पर्सन को बताया हुआ है कि नहीं आप लोग बात कर सकते हो, तो दैट इज़ वाई। अदरवाइज आई एम अ पर्सन, अगर आप बोल दोगे, और हमारे मुख्य प्रवक्ता जी अपने आप में इतना बिजी रहते हैं, इतने ज़्यादा वो ज्ञानी हैं, माफ़ कीजिएगा, इतने ज़्यादा उनके पास डिग्रियाँ हैं, इतने ज़्यादा वो पढ़े लिखे हैं कि भाई उनसे सवाल पूछने जाओ तो अपना इतिहास बताते थे, हमने 1719 में इतना किया तो 1920 में इतना। हमें उनका क्या दिक्कत है? खैर ये मुद्दा तो अलग है। मैम सबसे अब अहम मुद्दे पे आते हैं हम। दो सवाल इस मुद्दे से हमारा होगा कि सबसे पहले जब चिराग पासवान जी के जो भी विचारधारा थे, या अगर कहें उनके जो पिताजी के दिए हुए संविधान हैं, पर्सनल संविधान, पार्टी का संविधान, उनको आप फॉलो कर रही थी,
आपको ये भी पता था कि चाचा और भतीजा में पट नहीं रहा है, तो क्या आप ये जानबूझकर चिराग जी को टीज करने के लिए उनको ज्वाइन किया? नहीं नहीं नहीं, ऑनेस्टली बता रहे, ऐसा मेरा कोई इरादा नहीं था, ना आज भी है। मैं जब भी उस पार्टी में थी तभी भी मैंने हमेशा उनके पर्सनल अटैक्स जब चाचा और उनके ऊपर होता था, मैं हमेशा बोलती थी कि घर के प्रॉब्लम घर पे सॉल्व हो जाए तो बेटर है। आज भी सवाल करते तो वही बोलते हैं। पार्टी लाइन आरएलजेपी का बहुत क्लियर है कि हम लोग एनडीए के साथ हैं। चिराग पासवान जी एनडीए में आएंगे तो उनका स्वागत है। वो अगर आरएलजेपी में अपना विलय करना चाहेंगे, आके मिलना चाहेंगे, तो वो संभव नहीं है। क्यों? हमारे ऑनरेबल मिनिस्टर साहब का साफ साफ कहना है, दल टूटता है तो जुड़ता है, दिल टूटता है तो जुड़ता नहीं है। अब ये दिल टूटता है तो जुड़ता नहीं है, ये सवाल का जवाब तो दोनों बैठ के सॉल्व करेंगे तो बेटर होगा। बीइंग अ नेशनल स्पोक्स पर्सन मेरी इतनी जिम्मेदारी है कि क्योंकि ही इज़ एन यूनियन मिनिस्टर, वो फूड प्रोसेसिंग में है, उसके बारे में बताना, बाकी सारी चीज़ें एनडीए में क्या क्या काम हो रहा है, हमारी पार्टी के संगठन के ऊपर बात करना, और मैं वही कर रही हूँ। और मैं बिल्कुल उनको चिढ़ाने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि मैं महागठबंधन में ज़िंदगी में कभी जाने का फ़िलहाल तो इसलिए नहीं सोच रही हूँ क्योंकि उनकी लॉजिक मुझे समझ, क्योंकि फ़िलहाल तो महागठबंधन आरजेडी के साथ है, और आरजेडी में मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसी पार्टी है जहाँ पे जब जंगल राज जब पूरे बिहार में है तो एक महिला कैसे सुरक्षित रह सकती है, तो वो भी एक पॉइंट है। तो फिर मेरे पास जब ऑप्शंस आए 2 या 3, तो मुझे लगा मैं एक ऐसी जगह जाऊं जहां पे मुझे अपने नीतियों के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़े। जिस ढंग से मैं एलजेपीआर में बोलती थी उसी ढंग से मैं आरएलजेपी में बोलूँगी। लेकिन प्लस पॉइंट यहाँ पे क्या है कि आई एम क्लियर विथ माई स्टैंड कि मैं एनडीए के साथ हूँ। नहीं तो कितना बार लगातार आप एलजेपीआर में बोलते रहोगे संगठन बना, अभी भी पूछो अब जाके प्रवक्ताओं से, आप लोग क्या कर रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग संगठन बना रहे। भैया कब तक संगठन बनाओगे? इलेक्शन आने वाला है, क्लियर कर दो। आप जिस जगह के सांसद हो जमुई में, वहाँ पे जाके आप काम करो। हमारे नेता के अंडर में ही ना आप सांसद हो, 5वां संसद और 6वां आप हो, जो आप अलग होके आप अपना एलजेपीआर आपने बनाया फॉर XYZ रीज़न। उस रीज़न की चर्चा कभी और करेंगे, क्योंकि नेगेटिव जितना बोलेंगे नेगेटिव उतनी फैलेगी, मुझे नहीं फैलाना है। लेकिन अगर आपके पास जमुई है तो आप जाइए। और मेरा सवाल तब भी सच से था, तभी भी मैंने उनको ये सवाल किया था, मैं आज भी करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं अभी निकल के, मैंने उनको तब भी कहता, सर आप पटना में क्यों नहीं रहते? आप 4 दिन के लिए आते, 5 दिन के लिए आते, आप एक दिन में 500 किलोमीटर आप गाड़ी में यात्रा करके आप अपना काम दिखाते हैं, तो ऐसा होगा तो कोई भी नेता आएगा बाहर से, 5 दिनों की यात्रा करेगा और वो सीएम क्लेम करेगा, और भयंकर तरीके से सोशल मीडिया प्रमोशन करके आप दिखाओगे कि नेक्स्ट सीएम बिहार, वो पॉसिबल नहीं है। ये मुझे धीरे धीरे रियलाइज़ हुआ। एंड मोर ओवर, आप हर जगह जा रहे हो, मिल रहे हो, सोल्यूशन क्या हो रहा है? आपने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट के अंतर्गत अपने बिजली का मुद्दा उठाया, सोल्यूशन क्या हुआ? अरे भाई, सत्ता पक्ष के लोग सुने ना सुने, आप तो अपना धरना जारी रखते। आपने एक दिन किया, मेरा तो बिजली का बिल आज भी आ रहा है ज़्यादा, मेरे पड़ोसी का भी बिजली का बिल ज़्यादा आ रहा है, मेरे घर में जो काम करी उसका भी, कल तो उसके अचानक से रात में बिजली कट दी गई, और उसका बिजली का बिल महीना 900 रुपया, जबकि उसके पास ना कूलर है ना एसी है। तो आपके भरोसे मैंने सबको बोला था कि करेंगे, तो लेकिन देखिए कि वो सिर्फ एक आपने प्रोपेगेंडा, जिसको कहते हैं कि नहीं अब मुझे इलेक्शन में आना है तो मैं दिखा रही हूँ कि मैं लोगों के, तो इतने ऊपर से, ठीक है मान रहे अभी आप विपक्ष में, आपके पास फंड नहीं होगा, व्हाटएवर XYZ, लेकिन फिर आप बोलो मत ना, आप करो मत। आप फिर ये 6 दिन के आप जो गाड़ी यात्रा करो वो भी आप मत करो, आप फिर आराम से वहीं रहो। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट आप बोलते हो, लेकिन अब रहते हो दिल्ली में, नॉट पॉसिबल। जिस तरह से सफलता मिल रही है चिराग पासवान जी की पार्टी को, तो क्या लगता है कल अगर कुछ बेहतर होगा तो फिर से आप? देखिए ऑनेस्टली बताएं, सबसे पहले तो सर को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा। मेरा उनसे आप लौट सकती हैं देखिए वापस? ऑनेस्टली बताएं, मैं तो घर नहीं बदली हूँ, मैं दहलीज लांगी हूँ। मैं क्या कहते चिराग पासवान जी, जिनको मैं बहुत एडमायर करती हूँ, मैं उनके घर से, मैं उनके बुजुर्ग यानी उनके चाचा जी के घर पे गई हूँ आशीर्वाद के साथ काम करने के लिए, विद ब्लेसिंग्स में यहाँ पे काम कर रही थी। और आपके पास जब मैं थी तब सब कुछ था, जेलसी था, वहाँ पे बैकबाइटिंग था, मेरे को पीछे खींचने की बात थी, मेरी इंटरव्यू कैंसिल की जा रही थी, बेस्ट विशेस सिर्फ और सिर्फ आपका था, ब्लेसिंग सिर्फ और सिर्फ आपका था, साथ सिर्फ और सिर्फ आपने दिया था। तो गुस्सा मैं सिर्फ और सिर्फ आपसे हूँ, और मैं रहूंगी तब तक जब तक कि ना आपको ये समझ में आए कि नेता अगर आपको बनना है तो आप हीरो हैं बोल के मुझे बार बार कॉल करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है। मैं महिला हूं बोल के आपको मुझे तुल देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने मुझे बोला था कि मैं अच्छा कर रही हूँ,
अच्छा कर सकती हूँ, नंबर 1 प्रवक्ता हूँ, तो मैं नंबर 1 जैसे ही बिहेव करूँगी और आपको मुझे वो चीज़ को जवाब देना होगा। या तो आप ना बोल दो देवयानी अभी इसको नहीं बोलते और मैं उस चीज़ को कॉन्फिडेंशियल अपने तक रखूँगी। इतना विश्वास के लायक मैं हूँ, लेकिन आपने मुझे विश्वास के लायक कब नहीं समझा? जब आपने मुझे जवाब नहीं देना। सबसे मैं दुखी हुई थी जब मैंने उनको लेटर भेजा, उन्होंने देखा, उन्होंने 2 दिन तक 48 आवर्स किसी के लिए होता है जवाब। उनकी अपनी स्टैंड होगी कि मैं कैसे आपको बताऊँ कि आपको रुकना है कि नहीं। तो आपको जब नहीं पता कि किनको रोकना है, किनको नहीं रोकना है, तो ठीक है फिर मैं निकल गई और बाकी की बात बाद में देखेंगे। बट मेरा ये दिल से मैंने उनको विश है कि मैं चाहती हूँ कि चाचा जी और वो ऑनरेबल ऑनरेबल मिनिस्टर सर और सर दोनों मिलके अपनी पर्सनल एजेंडा सॉल्व करके आज नहीं तो कल चिराग जी को एनडीए में आना ही है, जैसे कि हम लोग जानते हैं। बट उनका स्टैंड क्या है भगवान जाने, उनकी उनकी पार्टी जाने। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो आज हम यहीं तक बात करते हैं। इसके बाद हम ये जानेंगे कि अब हाजीपुर और जमुई में क्या कुछ होगा। चलिए, आप बने रहें हमारे साथ। बहुत शुक्रिया आपका।